गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11th की फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ पार्ट टू में आपको न्यूटन की गति का तृतीय नियम, संवेग, आवेग, संवेग संरक्षण तथा बल में संबंध, संवेग परिवर्तन तथा आवेग में संबंध एवं न्यूटन की द्वितीय नियम से प्रथम नियम की व्याख्या आपको आज बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की व्याख्या या परिभाषा पिछले दिनों बताया था, लेकिन उसका डीपली जो भाग है वो आज हम बताएंगे। जब हम संवेग आपको बताएंगे उस समय बताएंगे। वास्तव में मैं न्यूटन के तृतीय नियम की चर्चा कर रहा हूं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? इसको क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। इसका एक नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो इस नियम को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी। इस वस्तु द्वारा इस डायरेक्शन में जो बल लगाया जा रहा है वो F लगाया जा रहा है, और इस वस्तु द्वारा इस डायरेक्शन में यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लगाया जा रहा है वह है आपका FBA। तो ये बल इधर लगाएगा और ये बल इधर लगाएगा। तो दो वस्तुएं हो गई, एक ए हो गया और दूसरी हो गई बी। तो इसमें से एक वस्तु आपकी क्रिया का कार्य करेगी और दूसरी वस्तु क्या होगी? प्रतिक्रिया का। दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में इस नियम को लिखेंगे। दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक वस्तु को क्रिया तथा दूसरी वस्तु को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से किसी एक वस्तु को हम क्रिया तथा दूसरे को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने बताया कि ये दो वस्तुएं ए और बी हैं, तो ये जितना बल इस पर लगाएगी उतना ही बल ये इस पर लगाएगी। ये पहली वाली वस्तु आपकी क्रिया होगी और दूसरी क्या होगी? प्रतिक्रिया। अर्थात नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं FAB बराबर -FBA। ये उतना ही बल को लगाएगी, लेकिन माइनस ये संकेत दे रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल पहली पर लगाएगी। बात समझ में आई? तो दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक वस्तु को क्रिया तथा दूसरी को हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के ढेरों उदाहरण बच्चों इस संसार में उपलब्ध हैं। पहला जो उदाहरण है, आप किसी वाल पर अपने एक भूसे का प्रयोग कीजिए, अपने एक मुक्के का प्रयोग कीजिए, तो आपको दर्द होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर आपने 5 न्यूटन का बल वाल पर लगाया तो वाल के द्वारा 5 न्यूटन बल आपके हैंड पर लगता है, इसलिए आपको दर्द होती है। क्योंकि एक्शन आपने दिखाया तो रिएक्शन वाल ने दिखाया और आपके हैंड में क्या हुआ?
पेन उत्पन्न हो गया। इस तरह से दैनिक जीवन में बहुत सी क्रियाएं होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन लॉ का जीता जागता उदाहरण है, कूड़ी लोग डालते हैं या उसको क्या बोलते हैं, लंबी कूद। लंबी कूद को उछलने का प्रयास करते हैं और दौड़ते दौड़ते हुए कोई व्यक्ति आता है और जितने वेग से पैरों से अपने पृथ्वी को दबाता है, तो पैरों से जब पृथ्वी को दबाता है तो पृथ्वी से एक रिएक्शन फोर्स लगता है जो उसको उछाल करके दूर ले जाके फेंक देता है। तो इस तरह से लंबी कूद वाले जो है व्यक्ति जितना ही ज्यादा बल से पैरों को पृथ्वी को दबाते हैं उतना ही रिएक्शन फोर्स उनको उछाल के दूर फेंक देता है। आप लोगों ने देखा होगा घोड़ा पूर्व काल से हमारे यातायात का साधन रहा है। घोड़े में ऐसी क्या विशेषता होती है जो कि उसी का प्रयोग किया जाता था। उसमें विशेषता यह होती है कि घोड़े का दोनों पैर जो आगे वाला होता है एक साथ उड़ता है और एक साथ टप टप इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है। उसका कारण क्या होता है कि घोड़ा एक बार जब उछाल भर लेता है तो जैसे ही अपने पैरों से पृथ्वी पर पटकता है तो पृथ्वी से रिएक्शन फोर्स उसको हमेशा उछालता, एक बार, दो बार, तीन बार हमेशा उछालता चला जाता है और घोड़ा जो है आगे की ओर बढ़ता जाता है, जिससे अन्य सभी जीवों की अपेक्षा घोड़े में थकान कम उत्पन्न होती है, क्योंकि वह जो है रिएक्शन फोर्स के द्वारा आगे की ओर बढ़ता जाता है। आप लोगों ने देखा होगा और तैराक क्या करता है, तैराक पानी में पानी को अपने हाथों से, दोनों हाथों से पीछे की ओर ढकेलता है। पानी को जितना वेग से पीछे ढकेलता है तो पानी से जो रिएक्शन फोर्स होता है वह उसको अपोजिट डायरेक्शन में, आपने देखा कि आप एक्शन करेंगे तो विपरीत दिशा में रिएक्शन होता है। तो जैसे ही पानी को पीछे ढकेलते हैं तो पानी का जो रिएक्शन फोर्स होता है वह व्यक्ति को आगे की ओर ढकेलते जाता है और तैराक जो है पानी में आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार नौका होती है, नौका में पतवार लगा होता है। पतवार द्वारा क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर विस्थापित करते जाते हैं और पानी से जो रिएक्शन फोर्स होता है वह नौका को आगे की ओर बढ़ाता चला जाता है। इस प्रकार नौका आपको इस पार से उस पार पहुंचा देती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा। इसी तरह से रिएक्शन फोर्स के और भी उदाहरण बच्चों उपलब्ध हैं। आप लोगों ने देखा ये देखा होगा कि जब कोई वस्तु नौका या कोई व्यक्ति नौका से अगर नीचे उछलता है या नौका पर चढ़ने का प्रयास करता है तो नौका जो है पीछे की ओर हटती है। जैसे व्यक्ति आगे कूदता है तो नौका भी पीछे विस्थापित होती है, क्योंकि क्रिया एक तरफ होती है और प्रतिक्रिया उसके विपरीत दिशा में होती है। इसी तरह से बंदूक से गोली जब व्यक्ति छोड़ता है तो गोली तो आगे जाती है लेकिन बंदूक झटका देकर पीछे जाती है। यही कारण है कि कोई अपने ऐसे सीध में करके, सीने पर लगा करके बंदूक से गोली नहीं चलाता, बल्कि यहाँ पर रख करके बंदूक से गोलियों को दागता है, क्योंकि बंदूक क्या होता है, गोलियां छूटने के पश्चात पीछे झटका देती है। क्रिया अगर बंदूक की गोली है आगे की ओर जाती है तो प्रतिक्रिया के रूप में बंदूक पीछे की ओर आती है। इसी तरह का एग्जाम्पल धनुष और बाण है। धनुष बाण में देखे होंगे कि क्रिया के रूप में हम उसके धागे को जितना ही ज्यादा खींचते हैं अपनी ओर, जितना ही खींचते हैं, बाण प्रतिक्रिया के रूप में उतना ही तेजी से आगे की ओर जाता है। तो अगर क्रिया हम लगाते हैं तो प्रतिक्रिया उसके विपरीत दिशा में होता रहता है, और ये हम दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में महसूस कर सकते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संवेग की। संवेग क्या होता है? संवेग, अंग्रेजी में इसको
मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम। ये क्या है? किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु का संवेग वस्तु की द्रव्यमान व वेग की गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अर्थात हम लिख सकते हैं संवेग बराबर, संवेग को हम P से डिनोट करते हैं m इंटू v। ये आपका फार्मूला हुआ। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एल टी माइनस 1। इसकी बीमा ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मात्रक, इसकी बीमा। संवेग एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, एक सदिश राशि है। दूसरा होता है आवेग, आवेग या इसको बल का आवेग भी कहते हैं, बल का आवेग। अंग्रेजी में इंपल्स कहा जाता है, इंपल्स। इंपल्स यानी आवेग क्या है, तो इसको हम देखेंगे। देखिए आवेग का क्या मतलब है। जब कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगे, ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ दशमलव के सेकेंडों में लगे, जब कोई बल किसी वस्तु में बहुत कम समय के लिए आरोपित होता है तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। जब कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए आरोपित होता है, आरोपित होता है, तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात हम लिख सकते हैं बल आवेग, बल आवेग बराबर हो जाएगा बल गुणित समयांतराल। इसको आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, या कैलकुलस की भाषा में एफ इंटू डी टी भी बोल देंगे। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है, और इसकी जो बीमा होती है वही होती है एम एल टी माइनस 1। तो ये रहा आपका संवेग और आवेग। इसके बाद अगला जो हम आपको हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं, देख सकते हैं बल तथा संवेग परिवर्तन में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड
एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, माना यम द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गतिमान है, ए त्वरण उत्पन्न करके वेग भी हो जाता है। डेल्टा टी समय में ए त्वरण उत्पन्न करके वेग भी हो जाता है। अतः हम लिख सकते हैं प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा यम इंटू यू, अंतिम संवेग P2 इक्वल टू हो जाएगा यम भी। संवेग परिवर्तन डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1। तो ये डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यम भी माइनस यम यू। डेल्टा P यम आउटसाइड V माइनस यू अपॉन डेल्टा टी का दोनों तरफ भाग लगा देते हैं, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी यम V माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। अब आप देख सकते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये बराबर होता है V माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी यम इंटू ये, यही क्या होता है फोर्स का। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी बराबर यह। अतः लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बच्चों पिछले दिन हमने आपको बताया था बल की कई डिफिनीशन, जिसमें 2-3 डिफिनीशन हमने न्यूटन के नियम की पहले बताया था। क्या बताया था, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। दूसरा बताया था बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने की प्रवृत्ति ला दे। ये बताया था 2 नियम। तीसरा आपकी बल की परिभाषा न्यूटन के द्वितीय नियम में निहित है, क्योंकि बल क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा या अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों चीजें सही है। और चौथी परिभाषा यहां से हो जाएगी संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो वास्तव में संवेग परिवर्तन की दर बल अगर कहलाती है तो ये क्या कहा है, न्यूटन के द्वितीय नियम की पुष्टि है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम का ही एक रूप है। संवेग परिवर्तन या संवेग संरक्षण ही वास्तव में न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो यहां पर हम ये लिखेंगे। इसके बाद आगे हमारा जो आज का फोकस है वो है न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा प्रथम नियम की व्याख्या। न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा प्रथम नियम की व्याख्या। ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा प्रथम नियम की व्याख्या। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है बच्चों? न्यूटन के द्वितीय नियम से
F बराबर होता है यम ए, ये आपको पता है। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है dv बाई dt। कैलकुलस की भाषा में हम चलेंगे, कैलकुलस की भाषा में जब चलेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर यम dv बाई dt। ठीक है बच्चों। अब प्रथम नियम की दो स्थितियां होती हैं। जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो अथवा गति की अवस्था में हो तो उसके विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई वस्तु विराम में है अथवा गति में है, विराम में है अथवा गति में है तो उसका फोर्स क्या है? इवन है, इक्वल है, चाहे वो जो कुछ भी हो। अब उस पर बाहर से बल अगर हम नहीं लगाएंगे तो अपनी स्थिति को बरकरार रखेगी। जैसे F बराबर 0 विरामावस्था के लिए ले लेंगे, विरामावस्था के लिए या हम इसको बाद में दिखाएंगे। विरामावस्था के लिए सबसे पहले हम लिखें F बराबर 0 के लिए। चलिए बच्चों, तो F बराबर 0 अगर कर देंगे तो यम dv बाई dt, 0 में यम का भाग देंगे 0 इंटू dt, ये हो जाएगा dv। दोनों तरफ समाकलन करने पर जीरो इंटू डी डी, ये हो जाएगा 0 इंटू डी वी। अगर ये वेग आपका कहां से 0 से v तक हो और समय आपका 0 से t हो, 0 को बाहर कर देंगे तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1, यानी इसका अवकलन करेंगे तो t, 0 टू t, ये आपका आ जाएगा v, 0 टू v, यहाँ हो जाएगा 0 t माइनस 0 और v माइनस 0, ये आपका 0 हो जाएगा v। अतः F बराबर 0 पर जब कोई बल नहीं लगाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, v बराबर 0। अतः वस्तु विरामावस्था में होगी। बात समझ में आई? अगर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है तो वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में होगी। ये चीजें होगी। अब इसमें दूसरी स्थिति को भी हम दिखा रहे हैं बच्चों। दूसरी स्थिति क्या है, F बराबर k पर हमने कोई मान लिया F बराबर k, एक नियत बल लग रहा है तो k बराबर ये हो जाएगा यम dv बाई dt। इसको हम लिख सकते हैं k dt यम dv। दोनों तरफ समाकलन करने पर तो k आउटसाइड हो जाएगा 0 टू t 1 dt, यम आउटसाइड हो जाएगा 0 टू v 1 dt। यहां से k t 0 टू t यम v 0 टू v, इट कैन बी राइट k t माइनस 0 यम v माइनस 0। इसको हम लिख सकते हैं k इंटू टी बाई यम बराबर v। देखो k क्या है, नियत बल है, t क्या है, एक नियत समय होगा, यम का मान वस्तु का द्रव्यमान है, ये भी नियत होगा। अतः v एक नियत वेग से गतिमान होगी। आपके न्यूटन का प्रथम नियम यही है कि जब बाह्य बल उस पर लगेगा तो वह क्या होगी, गतिमान होगी। बाह्य बल नहीं लगेगा तो भी क्या होगा, 0 होगा, यानी विरामावस्था में रहेगी। यही आपका प्रथम नियम है। अतः नीचे लिख सकते हैं प्रथम नियम की
पुष्टि करता है। ठीक है बच्चों, तो आज तक इसी पर हम समाप्त करते हैं। अगले दिन हम न्यूटन लॉ पर अपना तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।